प्यारे बच्चों, हाय। आज हम लोग अपनी पहली क्लास YouTube पर शुरू करने चल रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। और इस क्लास के भीतर हम लोग सबसे पहले दो तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। इस क्लास को पहली क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो सबसे टफ लगता है बच्चों को, ग्रामर के अंदर जो हिस्सा होता है सिंथेसिस, उससे शुरू करेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो है दूसरी जो क्लास लेंगे बेसिक ग्रामर की भी क्लास करेंगे, जिसमें छोटे बच्चों के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक जूनियर अथवा जो 9th और 10th में जो बेसिक्स हैं हमारे ग्रामर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपने इंटरमीडिएट बच्चों के लिए, खास करके 11th और 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग सबसे पहला जो पोर्शन है ग्रामर का, उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे सिंथेसिस, क्योंकि सिंथेसिस जो है वो अपने आप में बच्चे उसको टफ मानते हैं, उसको सरल तरीके से हमें सीखना है और इसी के लिए क्लास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसका कुछ हिस्सा पहले दिन का पार्ट नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं और ये है सिंथेसिस। सिंथेसिस आप लोग जानते हैं कि दो सिद्धांत है दुनिया के अंदर, एक होता है थीसिस और इसके खिलाफ एक होती है एंटीथेसिस। और एक थीसिस और एंटीथेसिस, थीसिस का हिंदी होती है वाद और एंटीथेसिस की हिंदी होती है प्रतिवाद। ये हम फिलोसॉफिकल टर्म में बात कर रहे हैं, ये एक तरह के फिलॉसफी का शब्द है, लेकिन यहां ग्रामर में फिलॉसफी से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। यहां सिंथेसिस का मतलब है हम कोई वाद करते हैं, थीसिस करते हैं, उसका एक एंटीथेसिस होता है और उससे बनता है संवाद। ये जो एक फिलोसॉफिकल टर्म है, उस टर्म से थोड़ा सा मैंने टेस्ट करने की कोशिश की है कि हम कोई वाद करते हैं, उसका एक प्रतिवाद आता है और प्रतिवाद के बाद हम लोग उससे जो निकल कर आता है वो संवाद हो जाता है। लेकिन आज यहां हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये थीसिस जो सिंथेसिस है और एंटीथेसिस है, ये अपने आप में फिलोसफी के दृष्टिकोण से है, लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण में यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां सिंथेसिस का सीधा सा मतलब है हम लोग सम्मिश्रण करेंगे, जिसे हम कहते हैं संयोजन। यहां ग्रामर में दो वाक्य रहेंगे या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उनको जोड़कर एक वाक्य। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को? इसकी जरूरत यह पड़ती है कि बहुत सारी बातें हम एक वाक्य में नहीं कह पाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, उन वाक्यों को कुछ दूसरे वाक्यों को जोड़कर, एक दो वाक्यों को जोड़कर हम लोग एक वाक्य में कोई बात कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि उसने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, तो यह बात, पूरी बात जो कह रहा है, यह अपने आप में दो वाक्य से मिलकर बनी हुई बात है। इसलिए दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और इस वाक्य का हम संयोजन कहते हैं और यही सिंथेसिस है। इसके अंतर्गत हम लोग 3 चीजें सीखते हैं। नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहला हम सीखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 2, हम सीखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नंबर 3, हम सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ये कैसे बनते हैं? बनने का मामला है कि हम लोग जानते हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस हैं तो उनको जोड़कर कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। यानी सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस। हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जो है उनको जोड़ते हैं और उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हम सिंथेसिस के अंतर्गत पहली जो चीज पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, और उसे हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सीखेंगे। और जो दूसरा है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें भी हम यही सीखेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस के भीतर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जब कोई ग्रामर पढ़ते हैं, कोई चीज, कोई टॉपिक लेते हैं, तो उसका बेसिक सबसे पहले जरूरत होती है सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब होता है, अथवा कंपाउंड सेंटेंस का क्या मतलब होता है, यह हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आज इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे और हमारे पास में सबसे पहले डिफिनीशन के तौर पर इसको देखें कि हम सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं।
सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस मतलब होता है अ सेंटेंस ये चल रहा है क्या? बंद कर दो। अभी हम लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, और सिंपल सेंटेंस का सीधा सा मतलब है अ सेंटेंस इन विच देयर इज only one finite verb, only one finite verb, finite verb, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फिनिट वर्ब हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। केवल एक फिनिट वर्ब होगा, ओनली वन फिनिट वर्ब। अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे फिनिट वर्ब किसे कहते हैं। पहले इतना समझना है कि सिंपल सेंटेंस वह है जिसके अंदर केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होगी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस in which there is two or more finite verbs, जिसमें दो या से दो अधिक फिनिट वर्ब्स होंगे, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसकी क्या डेफिनेशन होगी? कंपाउंड सेंटेंस जिसमें इन विच देयर आर टू कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब्स, इन विच देयर इज टू आर मोर कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब्स। सीधा सा मतलब है, एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं हम लोग। इसके अलावा भी इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी, लेकिन ये सबसे प्रॉपर और सबसे अच्छी डेफिनेशन है। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होगा जिसमें दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब्स होंगी, और कंपाउंड सेंटेंस वह होगा जिसके अंदर दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट करने वाली फिनिट वर्ब्स होंगी। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं हम कहते हैं कि जिसके अंदर दो क्लाजेस होती हैं। यहां हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद में। क्लाजेस जो है प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लास। जिस वाक्य के अंदर प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज होगी वो वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट करने वाली, समान पद रखने वाली क्लाजेस होंगी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और इस सिंपल सेंटेंस के अंदर भी प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज होती है, और उस क्लॉज के अंदर लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम लोग सीधे सीधे उसमें से एक या उससे अधिक जो आई है, क्या कहते हैं, फिनिट वर्ब्स, उसको एक ही रखेंगे। दो फिनिट वर्ब्स को हम नॉन फिनिट वर्ब्स बना देते हैं। इसीलिए हमें यह परिभाषा समझने में ज्यादा आसान हो जाती है कि जिसके अंदर केवल एक फिनिट वर्ब है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर दो या दो से अधिक फिनिट वर्ब्स हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और तीसरा जिसके अंदर दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट करने वाली फिनिट वर्ब्स होती हैं उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, और इसको नोट करने के बाद हम लोग अभी आगे फिर इस पर और कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत फास्ट नोट करना है आपको, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको बहुत देर तक हम लोग देखेंगे। बहुत तेजी से आपको नोट करना है, क्योंकि हाँ ठीक है, लेकिन समझने के लिए आपको ये जरूरी है। अब हम लोग देखें कि फिनिट वर्ब्स किसे कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। उसमें मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, फिनिट वर्ब्स। ये जो फिनिट वर्ब्स हैं, फिनिट वर्ब्स की परिभाषा क्या होगी? फिनिट वर्ब क्या है? यानी ए वर्ब एक ऐसी वर्ब
which has an agreement किससे रहेगा? टू सब्जेक्ट, यानी ऐसी वर्ब जिसका कर्ता के साथ में एक तरह का एग्रीमेंट हो, यानी ऐसी वर्ब बिना कर्ता के जो रह नहीं सकती, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लूं तो जैसे ही सेज, वह कहता है। अब देखो ये जो सेज है ये कौन सी वर्ब है? सेज बिना ही के नहीं रह सकती, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये इसका इस ही के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में इसका एक एग्रीमेंट है, उसके बिना वो नहीं आएगी, अकेले नहीं आएगी। तो फिनिट वर्ब का सीधा सा मतलब है जिसका कर्ता के साथ में कोई ना कोई समझौता हो, एग्रीमेंट हो, बिना कर्ता के जो नहीं रहेगी वही फिनिट वर्ब है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम लोग बार बार कहेंगे कि हम फिनिट वर्ब्स यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है उसमें केवल एक फिनिट वर्ब होगी, यानी कर्ता के साथ में एक ही वर्ब का समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा। दूसरी जो वर्ब रहेंगी सेंटेंसेस के अंदर, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस देकर, उनको हम क्या करेंगे? उन्हें हम नॉन फिनिट वर्ब्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉन फिनिट वर्ब्स। अब ये नॉन फिनिट वर्ब क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं? ऐसी वर्ब जो कर्ता से स्वतंत्र है, देयर इज नो एग्रीमेंट विद द या टू द सब्जेक्ट। हम कह जिसका किसी भी विषय से, किसी भी कर्ता से कोई भी संबंध नहीं होगा, उसे हम नॉन फिनिट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फिनिट वर्ब मतलब है ऐसी जो है क्रिया जिसको हम स्वतंत्र कर सकें कर्ता से, और जो स्वतंत्र कर्ता से रहने वाली क्रियाएं वो मुख्य रूप से कितनी है आपको पता सबको, और उसको हम लोग देखते हैं जनरल तौर पर कौन कौन सी है। एक तो होती है हम लोग जीरेंड। क्या होती है? जीरेंड। जीरेंड भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके हम लोग बना देते हैं जीरेंड। और ये क्या करती है? ये वाक्य के भीतर संज्ञा का काम करती है, नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का काम करती है जीरेंड। यानी जैसे हमने कहा वॉकिंग, वॉक है, वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना, और इसी में आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया? वॉकिंग। अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब जब हम इस बात को कह रहे हैं कि वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारा इसका वॉक का क्या हिंदी होती है? वाक के वर्ब है। वाक क्या है? फिनिट वर्ब है। इसी में हमने क्या जोड़ा है? आईएनजी जोड़ा है। वाक मीन्स होता है टहलने का काम करना, टहलना नहीं बल्कि टहलने का काम करना। अब जब ये टहलने का काम करना है तो ये वर्ब है क्योंकि एक्शन है, और जब इसको हम कह देते हैं टहलना, हमने टहलने के काम को एक नाम दे दिया, टहलना। अब ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। क्या बन जाती है ये? नाउन। और इसीलिए जेरेंड किसका काम करती है? जेरेंड हमेशा संज्ञा का काम करती है। हम लोग अभी सीखेंगे सिंपल सेंटेंस के भीतर ही कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनमें से हम लोग एक वर्ब को जो फिनिट वर्ब होगी उसको हम लोग जेरेंड बनाकर उसको नॉन फिनिट वर्ब बना देंगे। और दूसरी नॉन फिनिट वर्ब कौन सी है आप जानते हैं? अब इसको आप नोट कर लें, नोट करना चाहे तो। अब ये जो दूसरा मतलब नॉन फिनिट वर्ब है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। ये भी क्या है? ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी देखना है कि पार्टिसिपल तीन होती हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर। ये भी हम लोग सीखेंगे, पहला ही रूल सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय कि कैसे दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम क्या बनाएंगे? उनको नॉन फिनिट वर्ब। पार्टिसिपल क्या काम करती है? पार्टिसिपल नाउन का काम नहीं करती है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव का करने का मतलब विशेषण का काम करती है, विशेषता बतलाएगी। और विशेषता किसकी बतलाएगी? एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो हम लोग जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि वह क्या करने जा रहा है? वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता। अब जैसे इस वाले वाक्य में आपने देखा था कि वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, हमने जब इस्तेमाल किया टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है,
तो उसके बाद हम वर इज ले आए थे। लेकिन अभी हम क्या कहेंगे, जैसे यहां देखा हमने एक वाक्य हम देख रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़े भी हैं और बार बार आप इस्तेमाल भी करते हैं, ही सॉ अ टाइगर। और दूसरा वाक्य ही रैन अवे। अब देखिए, अब ये वाक्य देखिए क्या ये, अगर हम इसमें एक फिनिट वर्ब को नॉन फिनिट वर्ब बनाए और इसमें हम क्या करें, इसमें एक वर्ब को जेरेंट बनाएंगे तो हो सकता है क्या? नहीं, बल्कि अभी हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर जोड़ेंगे तो बनेगा सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। सीइंग द टाइगर ही रैन अवे। ये देखिए, अब यहां जो सीन है, ये सीन क्या है, इसमें भी आईएनजी लगा है, इस वॉकिंग में आईएनजी लगा था। आप कह सकते हैं कि भैया ये नाउन है कि पार्टिसिपल है, तब ये पार्टिसिपल है। क्यों? पार्टिसिपल का क्या काम है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। कह रहा है किसको देखकर, किसकी विशेषता बतला रहा है, यानी टाइगर को। टाइगर को देखकर वह भगा, तो यहां ये इसका मतलब है इस टाइगर की विशेषता बतला रहा है कि टाइगर है, टाइगर को डिनोट कर रही है। एडजेक्टिव का काम है किसी क्रिया का नहीं, किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाना। तो अभी क्या कर रहा है, ये ही जो है आपका, ये जनरल नाउन है ही, ये क्यों भगता है? क्योंकि वो टाइगर को देखता है। तो यहां क्या कर रहा है, देख कर भाग रहा है, देखने के बाद वो वहां से गायब हो जा रहा है, भाग जा रहा है। तो ये उसका जो वह है, वह उसके भागने के गुण को बता रहा है। इसीलिए देखना और भागना ये अपने आप में सा जो है, या जिसको हमने अभी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बनाया है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन का काम नहीं कर रहा है। और यहां क्या कर रहा था, ये वॉकिंग काम कर रहा था, नाउन का ये कर्ता बन रहा था, नाउन की काम कर रहा था। टहलना मतलब हमने टहलने को एक नाम दे दिया है। और यहां क्या किया हमने, देख कर भगा। देख कर भगा, क्या देख कर भगा? टाइगर देख कर भगा। कौन भगा? वह भगा। तो वह की विशेषता ये हमें सीन बता रहा है कि देख कर वह भगा। कौन भगा? वह भगा, वह। यानी वह की ये विशेषता, यानी एडजेक्टिव को ये जो है क्या कहते हैं, उसका विशेषण का काम कर रहा है। इसीलिए पार्टिसिपल और जेरेंड में फर्क है, ये भी नॉन फिनिट है और ये भी नॉन फिनिट है। और तीसरा होता है नॉन फिनिट, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव टू। क्या होता है? इन्फिनेटिव टू, वो भी नॉन फिनिट है। नॉन फिनिट वर्ब के अंदर उसको हम लोग मानते हैं। अब जैसे हम लोग कहें कि टू, अभी उसी वाक्य को, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब यहां देखो, अब यहां क्या कर रहा है, ये जो इनफिनिटिव है, ये टू, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग, उसे इनफिनिटिव टू का प्रयोग कहते हैं। अब ये टू यहां जो है वाक्य के साथ मिलकर अब इसको नाउन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? टहलना, यानी टहलने के काम को कह रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस टू ने क्या किया, इस वाक्य को नॉन फिनिट वर्ब बना दिया। क्या बनकर? संज्ञा बनकर बना दिया। तो संज्ञा का काम दोनों करते हैं। कौन करता है संज्ञा का काम? एक तो जेरेंड करती है और दूसरा ये हमारा इन्फिनिटिव टू भी संज्ञा का काम करता है। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीजें देखी हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, और सिंपल सेंटेंस के भीतर हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा कि हमने इस बात का डिस्कशन किया कि फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फिनिट वर्ब्स किसे कहते हैं। अब हम लोग सिंपल सेंटेंस के भीतर अगली जो प्रक्रिया है, जो सीखने का जो क्रम है, उसके अंदर सीखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब ऐसा वाक्य बनेगा जिसमें केवल और केवल एक फिनिट वर्ब होगी। हम लोग एक वर्ब को, जो फिनिट वर्ब होगी, उसको नॉन फिनिट वर्ब बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग अभी स्टॉप कर रहे हैं। अगले जो क्लास में आएगा उसमें हम लोग कैसे सिंपल से सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, पहले रूल में सेंसेटिव में यही सीखेंगे। आज की क्लास के लिए आप लोगों को धन्यवाद। कितने मिनट की बनी होगी?